और अगर इम्तियाज जलील बोल रहा है तो इतने सारे ये जो आमदार बैठे हुए हैं इनको शर्म नहीं आ रही है कि अपने लोगों के लिए आवाज उठाए करके। मैंने 78 लाख रुपए भरा हूं और उन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर कहा, वो स्टेटमेंट भी मैं आपको भेज रहा हूं, पहले वो चलाना फिर उसके बाद मेरा चलाना। उद्योगमंत्री को एवढं चांगलं बोलतो मित्र एवढं ठरवलं मला माफ नसतं केलं पेमेंट भरली 78 लाख रुपये 2-5 हजार में, ठीक है। 70 इसकी पूरी एजेंसी किसके पास है? तो एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना के यहाँ के शहर अध्यक्ष, दरअसल एक बहुत बड़े नेता के खरीद का एक आदमी है, उसको ये नया ठेका देना है। बरसात में कोई अतिक्रमण नहीं होता है, ये कानून है करके। लेकिन इसके बावजूद भी जिस धड़ल्ले से तोड़फोड़ की जा रही है, मेरा एक सवाल महानगर पालिका से ये है कि आप जो पैसा जनता के बीच में जाना चाहिए था वो मंत्रियां बैग में भरकर है तो सिगरेट फूकते बैठे हुए हैं। अगर गरीबों पर कर रहे हैं आप तो फिर अमीरों को छोड़ने का कोई वजह नहीं है। कोई तोड़फोड़, कोई बुलडोजर जो है वो बरसात के मौसम में नहीं करनी चाहिए। हरसूल का उदाहरण ले लीजिएगा, पिछले साल है तो पूरे हरसूल को है तो तोड़ के है तो 100 फीट का कर दिया गया, 100 मीटर का कर दिया गया। लोगों ने है तो उसके बाद है तो अपना एक छोटा घर बना लिए, जितना बचा था उसके अंदर अपनी दुकान शुरू कर डाले। फिर एक दिन अचानक है तो 8 दिन पहले तो एक रिक्शे के अंदर माइक लेके घूम रहे कि अब हम आ रहे हैं, हमको और 100 चाहिए करके। आपने का मजाक लग बना के रखे हुए हैं कि साहब बाईजीपुरा के अंदर ये गली के अंदर इतने फीट का रोड रहेगा, इतने मीटर का रहेगा, हरसूल के अंदर इतने मीटर का रहेगा, जालना रोड इतने मीटर का रहेगा कर किसी को कुछ नहीं पता है। आप जा रहे हैं अपनी मर्जी के हिसाब से है तो कोई तो भी जाता स्प्रे मारता है, ये 16 फीट, वो 14 फीट, ये 5 फीट। ये उतावले क्यों हो रहे हैं भाई? ये क़यामत आने वाली है, खत्म होने वाले हैं। आप पूरे के इलाके की कौन सी रोड, शाह बाजार से चंपा चौक जाएंगे, हम रोशन गेट से आने वाले हैं। लोग रात में सो नहीं रहे हैं साहब। कि जिस किसी का भी धर्म का अगर कोई धार्मिक स्थल अगर आ रहा है, उस एरिया के उस मस्जिद के हो। हमारे आदरणीय पालक मंत्री संजय सिरसाट साहब के बहुत सारे प्रकरण बाहर आए हैं। पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि हर रोज कुछ ना कुछ कभी खुलासा आता है और आखिर में इस हद तक बात चले गई कि डायरेक्ट उनके बेडरूम तक के वीडियोस बाहर निकल गए हैं, जिसके अंदर बैग में नोट दिख रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि वो नोट नहीं है, वो कपड़े हैं करके। तो खैर जनता तो वैसे भी बेवकूफ होती ही है, नेता बेवकूफ समझते ही है। उनके MIDC के लैंड के ताल्लुक से उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया था और उसके अंदर ये कहा था कि मैंने वो जो लैंड लिया हूं, पैसे भरने में देरी हो गई थी तो मैंने 78 लाख रुपये फाइन भरा हूं, डिलेड पेमेंट मैंने 78 लाख रुपए भरा हूं और उन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर कहा, वो स्टेटमेंट भी मैं आपको भेज रहा हूं, पहले वो चलाना फिर उसके बाद मेरा चलाना। उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा तो मंत्री दोस्त है उदय सामंत, कोई मंत्री ने कभी है तो लेट पेमेंट दिया है, पेनल्टी दिया है? मैंने दिया है, 78 लाख रुपए मैंने भरा है करके। लेकिन उन्हें बोलते हुए आधा सच बोले। आधा सच मैं आपको बताता हूं। ये लैंड जो है 2022 के अंदर इन्होंने एप्लीकेशन किया था। 2022 के बाद 22 गया, 23 गया, 24 गया। नियम यह कहता है कि 1 महीने के अंदर इतना पेमेंट हो जाना चाहिए। किसी वजह रही तो MIDC जो है उसको एक्सटेंड करके डेट देती है। ये महाशय 2022 में एप्लीकेशन किए और पैसा भरे 2025 जनवरी को, यानी कि पूरे 3 साल के बाद इन्होंने पैसा भरे। MIDC से मेरा एक सवाल है, ऐसा कोई एक उदाहरण बताइएगा कि जिसने तो MIDC के लिए लैंड के लिए अप्लाई किया, MIDC ने कहा कि उसको इतना पैसा इतने पीरियड के अंदर भरना है और वो भरा नहीं, तो आपने क्या 3 साल उसका इंतजार किए? ऐसा कोई एक उदाहरण बताना। संजय सिरसाट साहब को जो ये जमीन दी गई थी, ये ऊपर का अगर शब्द के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो ये है प्रायोरिटी लैंड अलॉटमेंट। ये प्रायोरिटी लैंड अलॉटमेंट उन लोगों को दी जाती है जो बड़ा उद्योग लेकर आ रहे हैं, बहुत सारा रोजगार मिलने वाला है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने वाला है, तो लैंड अलॉटमेंट दिया जाता है और उनको ये जनवरी 2025 के अंदर उनके साथ एग्रीमेंट हो गया।
और उन्होंने बताया था कि हम अल्कोहल बेस्ड कुछ बनाने वाले है करके, अल्कोहल जहां तक मुझे समझ में आता है कि शराब के लिए लगने वाला जो भी सामान है वो बनाने वाले थे करके। ये एप्लीकेशन मिलते ही इन्होंने दूसरा एप्लीकेशन मूव किया कि बोले कि नहीं, अब मैं है तो ये फैक्ट्री नहीं चालू करने वाला, मेरे को गोडाउन स्टार्ट करने का है उसी जगह के ऊपर। उन्होंने दूसरा एप्लीकेशन दिया, दूसरा प्रपोजल बनाया, वो प्रपोजल दूसरा उनका अब MIDC हेड ऑफिस के अंदर गए हैं। अब जहां तक उनका ये स्टेटमेंट था कि कोई मिनिस्टर का दोस्त होने के बावजूद भी 78 लाख रुपया फाइन कोई भर सकता है क्या, इन्होंने भरे हैं करके बड़े गर्व से कहा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि मेरे लड़के ने एक एप्लीकेशन मूव कर दिया था कि वो पैसे हमको वापस दो 78 लाख रुपये करके। ये 78 लाख रुपये, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये MIDC का जो नोट है वो नोट के अंदर उन्होंने पूरा बताया है कि 2022 के अंदर कितने दिनों में इनको पैसा भरना था, इन्होंने भरा नहीं। लेकिन मंत्री जी के दोस्त है तो 3 साल तक है तो उन्होंने ये लैंड किसी और को अलॉट नहीं करे, मंत्री जी के इंतजार में थे कि भाई साहब वो जब पैसा भरेंगे तब हम देंगे। इन्होंने लेट फीस भरे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 78 लाख नहीं 77,02,165 रुपया इन्होंने है तो लेट फीस भरे है। लेकिन इनके लड़के ने एप्लीकेशन दे दिया कि मेरे पप्पा बीमार थे तो इस वजह से हम पैसे नहीं भर सके, ऐसी दिए उन्होंने कि हम पैसे नहीं भर सके थे तो ये पैसा हमने लेट फीस भर दिया है लेकिन ये पैसा हमको वापस करो करके ये एप्लीकेशन उन्होंने मूव किए थे। ये एप्लीकेशन की मेरे पास ये कॉपी है जो उन्होंने कैमियो डिस्टिलरीज के डायरेक्टर की हैसियत से उन्होंने ये डाले थे और इसके अंदर उन्होंने बताए थे कि साहब ये पैसा हमको वापस मिल जाना चाहिए। MIDC ने अपने नोट के अंदर ये बताया है कि उनके पास से हमको एक एप्लीकेशन मिला है कि ये पैसा जो हमने लेट फीस भरे है ये पैसा हमको वापस करो। अब हमने ये फाइल जो है वो हेड ऑफिस के अंदर भेज दिया है। इसके ऊपर क्या निकाल आया है, वो पैसा उनको वापस मिला है नहीं मिला है, रूल के हिसाब से मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इसका जवाब जो है वह MIDC ने देना या मंत्री साहब ने खुद ने देना चाहिए। उन्होंने दूसरी बात कही है कि मैंने 51 लाख रुपये स्टेटस चेंज जो है उसके लिए भी पैसे भरा है करके। MIDC के कानून के हिसाब से, MIDC के रूल के हिसाब से अगर कोई प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर है तो किसी को लैंड अलॉट होता है तो वो लैंड कम से कम 5 साल जो है उसका स्टेटस चेंज नहीं होता है। आप जिस मकसद के लिए लेते हैं वही मकसद के लिए आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन उन्होंने ये एप्लीकेशन मूव किया और उन्होंने कहा कि अब हमको वो फैक्ट्री डालने का नहीं है, हमको एक गोडाउन बनाने का है करके। तो अब गोडाउन के अंदर अगर कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने का प्रोजेक्ट है। पहले का जो प्रोजेक्ट था अल्कोहल का वो 106 करोड़ रुपए का था। अब गोडाउन बना रहे हैं तो कितने का प्रोजेक्ट रहेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और क्या नियम के हिसाब से ये कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते है। MIDC का रूल कहता है और वो रूल बुक भी मेरे पास यहाँ पर मौजूद है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा किया जाना चाहिए करके। MIDC के कायदे कानून क्या कहते हैं करके उसमें ये वैसा ही एग्जाम्पल है जैसा MIDC ने इंस्पिरा नाम की कंपनी को जमीन दी। उन्होंने 70 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से वो जमीन ली, SEZ बनाना है करके। इतने 1000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है, हम इतना 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, हमको 100 हेक्टर जमीन चाहिए। MIDC से मैनेज करके ले लिए, जैसे ही लिए उन्होंने SEZ को कैंसिल कर दिए और उन्होंने MIDC को एक पत्र लिखा कि अब ये जमीन हमको तो मिल गई है, अब ये जमीन को हम बेचेंगे हमारे हिसाब से करके। MIDC ने भी उनको है तो कपड़ों वाला बैग देके पूरी तरीके से उनको इजाजत दे दी कि अब तुम बेचो। अब जो लैंड उन्होंने SEZ के ऊपर चने फुटाने के भाव में खरीदे थे 70 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, अब ये इंस्पिरा कंपनी कितने में बेच रही है, 900 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से। यानी कि अगर आपका SEZ कैंसिल हुआ था तो कानून ये कहता है कि वो वापस इमीडिएट है तो MIDC ने लेना चाहिए था। इंस्पिरा के अग्रवाल साहब को बोलना चाहिए था कि अग्रवाल साहब आपको कोई दूसरा कुछ करना है तो हमको नया तरीके से एप्लीकेशन दो, हम आपको उस हिसाब से लैंड अलॉट करेंगे। लेकिन उस वक्त के मंत्री, डायरेक्टर, चेयरमैन सब मिले हुए थे। तो अब ये धड़ाधड़ ओपन पूरे फ्रंट पेज के ऊपर जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर है उनके 2 दिन पहले ही मैंने देखा हूं फ्रंट पेज के ऊपर पूरा फुल पेज ऐड दे रहे हैं कि आओ और हमारे पास से MIDC की जमीन खरीदो करके। और MIDC भी खामोश बैठा हुआ है क्योंकि उनको कपड़ों वाला बैग उनके पास चले जा रहा है, मंत्री से लेके नीचे सबके पास तक। तो ये जो धंधे है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए।
तो बहुत सारे MIDC के अधिकारी भी अंदर जाएंगे। मंत्री जी का क्या होगा पता नहीं है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, आगे करेंगे या नहीं करेंगे हमें पता नहीं है। तो ये मामला भी उतना ही गंभीर है जितना गंभीर विट्स का मामला था, जितना गंभीर वर्ग 2 की जमीन का मामला था, MIDC की लैंड का मामला है। अब इसके ऊपर इनकम टैक्स की इंक्वायरी शुरू हुई है। अब आपको देखना है कि इनकम टैक्स के अधिकारी जो लैंड है उसके ऊपर जा रहे हैं, क्या रिपोर्ट आती है देखें। टेंडर घोटाला जो है ये मेरे पास ये पूरे फाइल है। ये टेंडर घोटाला जो है ये 2013 से लगातार जारी है और इसमें 3 बड़े बड़े कंपनीज इसमें शामिल है। एक कंपनी है ब्रिस्क स्मार्ट। पहले ब्रिस्क इस वजह से नाम था पहले ये कंपनी का, अब उसको स्मार्ट कर दिया गया है क्योंकि ब्रिस्क के ऊपर कुछ ईडी की इंक्वायरी हुई थी और इसमें हसन मुशर्रफ साहब का इन्वॉल्वमेंट है करके ये बताया जाता है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई इसके अंदर ये नहीं है। क्रिस्टल जो है वो हमारे बीजेपी के एक MLA है, फडणवीस साहब के करीब है, उनकी कंपनी है, उनके परिवार का नाम है कि वही लोग चलाते हैं। और BVG एक बहुत बड़ी कंपनी है, अपने आप को बड़े आदर्शवादी बताते हैं कि हम कितने अच्छे तरीके से कितने लोगों को रोजगार देते हैं करके। 2013 के अंदर समाज कल्याण विभाग टेंडर निकालता है कि उनके जितने भी हॉस्टल्स, ऑफिसेज, गेस्ट हाउस ये वो जो है उसके अंदर सिक्योरिटी का काम ले लीजिएगा, उसके अंदर खाना बनाने का काम ले लीजिएगा, उसमें गार्डनर चाहिए, उसमें कुक चाहिए, ये सब के लिए टेंडर निकाले। 2 कंपनीज ने ये टेंडर लिए थे। ये 2 कंपनीज ने फिर उसको सब टेंडर करके एक तीसरी कंपनी को भी जो उतनी ही बड़ी पावरफुल थी उसको भी ले लिया। 2017 में तीसरी कंपनी ने बोली कि अब मैं टेंडर निकलने वाला है, हम भी इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो उन्होंने बोले आपस में लड़के क्या मतलब है, अपन तीनों ही मिलकर आपस में बांट लेंगे काम और तीनों ही अपना धंधा चलाएंगे करके। तो 2017 के अंदर सिर्फ उसके अंदर एक सिक्योरिटी के लिए तो एक टेंडर निकाला गया, तो यानी कि 2013 से 2024 तक वही ठेकेदार है तो काम कर रहे। टेंडर निकाला गया था कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 2013, 14, 15, 16 3 साल के लिए निकला था। काम बहुत अच्छा कर रहे तो 1 साल है तो अधिकारी उसको एक्सटेंशन दे सकते थे, लेकिन 10 साल दे दिए हैं, जिसमें से 5 साल जो है वो एकनाथ शिंदे साहब इसकी मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, 2.5 साल के करीब वो मिनिस्ट्री संभाल रहे थे। अब उनके जो चाहने वाले मंत्री है संजय सिरसाट साहब के पास ये है। तो 2024 के अंदर इन्होंने एक टेंडर निकाला इसी का, पूरा वही काम का, और उस टेंडर के अंदर उन्होंने ये नहीं दिया कि ये टेंडर 1000 करोड़ रुपए का है, 500 का है या 2000 करोड़ रुपए का है करके। कल जब अंजलि दमानिया मैडम ने इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि 1500, मैं डॉक्यूमेंट के साथ ये एस्टेब्लिश कर सकता हूं, ये तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का टेंडर है। इसमें मांगा क्या गया है कि सिर्फ है तो टेंडर भरने वालों ने ये बोल देना कि तुम सर्विस चार्ज कितना लेंगे। अब नियम के हिसाब से जो सरकार का सर्कुलर है, GR है कि 3.5% से लेकर 7% तक ही आप सर्विस चार्ज ले सकते हैं। इसमें इत्तेफाक हो सकता है कि ये तीनों कंपनी ने कितना भरा सर्विस चार्ज, तो 19.5%, 19.5% है तो इन्होंने सर्विस चार्ज भरा है करके। इस तरीके से टेंडर बनाया गया कि सिर्फ यही 3 लोग क्वालिफाई हो सके। वैसे 10 लोगों ने टेंडर भरा था, लेकिन 7 को निकाल दिया कि बोला 300 करोड़ रुपए का तुम्हारा टर्नओवर ही नहीं है, इन तीनों का है। इसके अंदर 35 जिलों के अंदर काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी का भी नहीं हो सकता, ये तीनों का है, तो ये तीनों को मिल गया है करके। फिर दूसरा, और भी ऐसे ऐसे कंडीशन डाले गए जिसके अंदर ये सिर्फ ये 3 लोग ही क्वालिफाई हो सकते हैं, तो इनको क्वालिफाई कर दिया गया है, बाकी को बोला गया। अब इसके अलावा ये तीनों का एक्सपीरियंस काय का है, तो साहब सिक्योरिटी देने का है, वॉचमैन का देने का है, उनको झाड़ू मारने वाला देने का है, क्लीनर का देने। इनको तीनों के पास है तो खाने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कि इन्होंने कभी है तो 100, 200, 500 लोगों को खाने का दिए। तो इन्होंने अलग से एक 1700 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला कि समाज कल्याण विभाग के जितने भी हॉस्टल्स है वहां पे बच्चों को खाना खिलाने का टेंडर। फिर से क्या हुआ कि तीनों का सेटिंग तो हुई भी है, बाहर की एजेंसी कहां लेके आते हैं, तो ये तीनों ने अप्लाई कर दिया उसमें खाने के टेंडर के अंदर भी। अब टेंडर के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है तो एक साहब ने क्या करे कि कोई एक किराना की दुकान के साथ ज्वाइंट वेंचर कर लिया, उसमें टेंडर में लिखा हुआ है। डिमांड क्या है आपकी? तो आप पूरा सुन लेंगे तो फिर डिमांड भी दे देता हूँ, समझ में अगर आ गया होगा तो बंद कर देता हूँ, आ गया होगा तो मैं डिमांड। तो
तीनों ने है तो फिर वो 1700 करोड़ रुपए का टेंडर भर डाले और खाने का टेंडर भी उनको ही दे दिया गया। अब जो छोटे छोटे लोग जो जिला स्तर के ऊपर जो ये टेंडर लेते थे उनको वो टेंडर नहीं मिला, ये तीनों को मिल गया है। काम वैसे ही पुराने रेट के हिसाब से चालू है। हमारा ये कहना है कि ये टेंडर को गवर्नमेंट ने इमीडिएट कैंसिल करना चाहिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने जो जो अधिकारियों ने ये टेंडर प्रोसेस के अंदर भाग लिया है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और 2000 करोड़ रुपए जो समाज कल्याण विभाग के गोर गरीब बच्चों को खाना पहुंचाने का है, उनको अच्छी फैसिलिटीज देने का जो मामला है उसको ना देते हुए ठेकेदार घर बैठे कैसा पैसा कमा रहे हैं, इसकी एक हाई लेवल इंक्वायरी करने की जरूरत है। आमदार प्रशांत बम ने जो आरोप लगाए हैं आयुक्त पर अतिक्रमण को लेकर शहर के, देखिए मैं कुछ बातों से तो सहमत हूं। प्रशांत बम ने यह मुद्दा भी उठाना चाहिए था कि महानगर पालिका के अंदर जो हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं, हजारों कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, इसकी पूरी एजेंसी किसके पास है? तो एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना के यहाँ के शहर अध्यक्ष जो क्या नाम है राजपूत साहब के पास, महाराणा एजेंसी जो है विश्वनाथ राजपूत साहब के पास है। ये साहब को महानगर पालिका एक कर्मचारी के लिए समझ लीजिएगा 20,000 रुपये देती है, तो महाराणा साहब जो है वो कर्मचारी को 8,000 9,000 रुपये या ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपये खुद अपने जेब में डालते हैं क्या? तो नहीं डालते हैं। ये पैसा जाता है महानगर पालिका के अधिकारियों से लेके क्लर्क तक, सबके पैकेटा फिक्स है और कुछ नेताओं के पास भी जाता है। उसमें से वो नेता भी उसमें शामिल है जो वहां पर आमदार बनकर बैठे हैं, इसीलिए मुंह नहीं खोल रहे हैं। उन्हें ये ठेकेदार ने पहुंचाया नहीं है, वो गरीब कर्मचारियों ने वोट देकर वहां तक पहुंचाया है। तो कुछ बातें जो है वो प्रशांत बम ने जो उठाए हैं वो बहुत गंभीर है। इसमें सबसे बड़ी मेरी नाराजगी जो जी श्रीकांत से है वो इस बात को लेकर है कि मैंने बार बार पत्र लिखा था कि ये गरीब कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, आप इनको इंसाफ दिलाइएगा करके। अब आखिर में उनको नोटिस इश्यू की गई, उनका लाइसेंस कैंसिल करने की बात हो रही है। दरअसल आपको दिखाने के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है क्या महाराणा प्रताप को सेटराइट किया जा रहा है? दरअसल एक बहुत बड़े नेता के खरीद का एक आदमी है, उसको ये नया ठेका देना है। तो महाराणा का कैंसिल करो, ऐसा बता के कि ये सब है तो धंधे है तो गलत कर रहा है करके। इम्तियाज जलील बाहर बैठ के अगर पता चल सकता है इम्तियाज जलील को, तो वहां पर बैठ के हर महीना 6-8 करोड़ रुपए के बिल निकालने वाले, महाराणा के 8-8 करोड़ रुपए के बिल निकालने वाले वहां के अकाउंट्स ऑफिसर को क्यों नहीं पता चल रहा? वहां के थेटे मैडम को क्यों नहीं पता चल रहा जो उसकी इंचार्ज है? वहां के कमिश्नर को क्यों नहीं पता चल रहा है? यानी कि कहीं ना कहीं इनका भी इसके अंदर साटा लोटा था। तो इस वजह से है तो ये कर्मचारियों को नाइंसाफी हो रही है, तो होने दो, उसके अंदर अपनी पैकेट अपने को मिल रही है, बस ये काफी है करके। अतिक्रमण को लेकर गंभीर आरोप जो शहर में चल रही है। देखिए मैंने पहले ही आपको ये बता चुका था कि भाई बरसात में कोई अतिक्रमण नहीं होता है, ये कानून है करके। लेकिन इसके बावजूद भी जिस धड़ल्ले से तोड़फोड़ की जा रही है, मेरा एक सवाल महानगर पालिका से यह है कि आपने तोड़ दिए हैं, अब कुछ ऐसे तोड़फोड़ हुई है जिसको 1 महीने के करीब हो गया है। आपने रोड का काम शुरू किए क्या? आप 1 महीने के बाद शुरू करने वाले हैं क्या? आपको नहीं पता है, क्योंकि आपकी जेब कंगाल है, आपके जेब में पैसे ही नहीं है। तो अगर आपके जेब में पैसे नहीं है तो ये लोगों को आप इतने सालों से जो वहां पर अपना घर कारोबार चला रहे थे, आप कह रहे हैं कि साहब बगैर परमिशन के बने हैं, तो आप गांधी जी के बंदर बनकर क्यों बैठे हुए थे कि आपने आंख पे पट्टी बांध लिए थे, आपके अधिकारियों ने कुछ सुना नहीं था, कुछ देखा नहीं था करके? इतने सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस बनने कैसा दिया आपने? यानी कि बनते वक्त आपका अधिकारी, आपका इंस्पेक्टर जा रहा है, वहां से पैसा ले रहा है, वहां का छोटा मोटा नेता बोल रहा है कि तू बना, मैं देखता हूं तेरे को, ला इतने पैसे दे दे, आधा तू रख ले, आधा मैं महानगर पालिका को दे देता हूं। तो ये धंधे चल रहे थे। अब अचानक आपको हजारों की संख्या के अंदर है तो सब इलीगल, परमिशन नहीं है करके, तो आप क्यों सो रहे थे इतने साल तक? आपने क्यों बनने दिया है करके?
और अगर आपके पास पैसा नहीं है, अब आप जा रहे हैं नितिन गडकरी साहब के पास कटोरा लेकर कि साहब हमको रोड बनाने के लिए पैसे दो, हमने पूरा रोड के लिए तो खरा तोड़ डाले, कारोबार तोड़ डाले। अब आप मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, कब देने वाले, कितने देने वाले, किसी को कोई नहीं पता। फिर पैसा आने के बाद टेंडरिंग प्रोसेस होंगी, बड़ा टेंडर निकलेगा तो तकरीबन नहीं भी बोले तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 1.5 से 2 महीने लगेंगे। यानी कि आप बरसात का महीना जून से लेकर सितंबर, आप तोड़फोड़ कब कर रहे हैं, जुलाई के अंदर कर रहे हैं। अगस्त सितंबर अगर और 2-3 महीने अगर आप रुक गए होते और उसके बाद लोगों को कह दिए होते कि हम अक्टूबर में किसी का नहीं सुनने वाले हैं, हमारे पास रोड के पैसे हैं, हमने टेंडर प्रोसेस कंप्लीट करके रखा है, जिस दिन तुम्हारा घर टूटेगा उसके 8 दिन के अंदर है तो हम अपने रोड का काम शुरू करवा लेंगे करके, तो लोग भी आपका साथ कोऑपरेट करे होते उसमें। लेकिन ऐसी गुंडागर्दी कि साहब फौज फाटा लेके जाओ, पुलिस को भी कोई काम नहीं रहा है उसके अंदर, पुलिस वाले भी लगे हुए हैं, इनकी फौज फाटा 50-50 बुलडोजर, उसके रील भी बनाए जा रहे हैं कि कैसे जा रहे हैं करके। तो ये सरकारी गुंडागर्दी से कहते हैं। इसके पीछे एक बात भी समझ में आई साहब, गुंडागर्दी को लेकर कलेक्शन करने का काम चल रहा है, नासिक, मुंबई, नवी मुंबई, भिवंडी, इस तरह भी सब तरह। देखिए ये बिल्कुल सही बात, खर्चा निकालने का ऐसा प्रावधान नहीं, इलेक्शन का नहीं है, लाडली बहनों का कब तक लाड़ करने का है करके उनको समझ में नहीं आ रहा है। इलेक्शन खत्म हो गया है, हमने पहले भी कहा था कि लाडली बहनों का लाड़ जो है वो इलेक्शन तक रहेगा करके। लेकिन अब महानगर पालिका का इलेक्शन आने वाला है तो लाडली बहनों का और थोड़ा सा लाड़ करना पड़ेगा। उसके लिए पैसे लाए कहां पे, कहां से लेकर आए पैसे? जो पैसा जनता के बीच में जाना चाहिए था वो मंत्रियां बैग में भरकर है तो सिगरेट फूकते बैठे हुए हैं। तो वो पैसा जो है जो जनता के बीच में जाना चाहिए वो जनता के बीच में जा ही नहीं रहा है। तो अब कैसा जमा किया जाए? तो चलो दादागिरी करके है तो तोड़फोड़ करके गुंठेवारी के हिसाब से जमा करेंगे, टैक्स के नाम से जमा करेंगे करके। भाई इसको आपको तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं थी। आपको इस तरह से तोड़फोड़ करके है तो लोगों का गला दबा के उनके कनपट्टी पे बंदूक रख के पैसा जमा करने की जरूरत नहीं थी। आप हर वार्ड वर्क के अंदर जाना था, गुंठेवारी के अंदर लोगों को ऑफर करना था, पैसे लेना था, काम जारी रखना था। भेदभाव का आरोप लगा है, ऐसा लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, गरीब लोग। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज की डिटेल्स हमारे पास भी आई है और मैं जाती तौर के ऊपर हर एक एरिया के कहां पे किस किस को छोड़ा गया है करके इसकी पूरी डिटेल्स हम जमा कर रहे हैं। और यकीनन हम भी जाएंगे कमिश्नर साहब के पास, वाहुल साहब के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि साहब ये क्यों, तो जवाब उनसे भी तलब किया जाएगा करके। और अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, हमारा यह कहना है कि अगर गरीबों पर कर रहे हैं आप, तो फिर अमीरों को छोड़ने का कोई वजह नहीं है। आप फिर ये मत देखिएगा कि कौन कितना बड़ा धन्ना सेठ है करके उसमें। सरकारी प्रॉपर्टी भी बाजी दो, सरकार ठीक है ना, सरकारी प्रॉपर्टीज के लिए उनका खुद का अपना डिपार्टमेंट होता है। रोड जब टूटेगी अमीरों की, गरीबों की, सबकी मिलेगी तो सरकारी डिपार्टमेंट्स को भी अंदर जाना ही पड़ेगा, उनकी दीवार भी तोड़नी पड़ेगी। और वो सब तोड़ने के बाद मतलब फिर अगर कोई बच जाता है तो हम यकीनन नजर रखेंगे। आपके जरिए भी हम पूछना चाहेंगे कि अगर आपकी नजर में कोई आता है कि साहब ये लाइन तक खींचा गया है लेकिन ये प्रॉपर्टी छोड़ दी गई है करके। हाईकोर्ट का ऑर्डर, लेकिन हाईकोर्ट का ऑर्डर मतलब बताने के लिए तैयार नहीं। तो बार-बार उनसे पूछा जा रहा है हाईकोर्ट का एक्चुअल ऑर्डर क्या है। कोई वकील का ये मानना है, किसी वकील का, कि हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो एक व्यक्तिगत ऑर्डर है, उसको मनपा आड़ बनाकर पूरी कार्रवाई कर रही है। मैं तो महानगर पालिका से ये ऑर्डर भी पूछना चाह रहा हूं कि कौन से हाईकोर्ट ने आपको वो ऑर्डर दिया था कि इतने सारे इलीगल घर बनाने दो करके? इतने साल तक आप जो इतने सारे इलीगल कामों को चलने दिए हैं तो वो कौन से हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से किए थे आपने? और अगर हाईकोर्ट का है तो फिर हाईकोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के भी तो वो ऑर्डर्स है जिसके अंदर साफ कहा गया है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का सर्कुलर है, मेरे पास अभी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का सर्कुलर है जिसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण, कोई तोड़फोड़, कोई बुलडोजर जो है वो बरसात के मौसम में नहीं करनी चाहिए। 2016 का गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का सर्कुलर है। मेरा यह कहना है आपको शहर बढ़ाना है, आपको शहर के अंदर विकास करना है, आप भी चाहते, मैं भी चाहता होना है करके, लेकिन ये जो तरीका अपनाया जा रहा है इसका हमें विरोध है। हरसूल का उदाहरण ले लीजिएगा, पिछले साल है तो पूरे हरसूल को है तो तोड़ के है तो 100 फीट का कर दिया गया, 100 मीटर का कर दिया गया। लोगों ने है तो उसके बाद है तो अपना एक छोटा घर बना लिए, जितना बचा था उसके अंदर अपने दुकान शुरू कर डाले। फिर एक दिन अचानक है तो 8 दिन पहले तो रिक्शे के अंदर माइक लेके घूम रहे कि अब हम आ रहे हैं, हमको और 100 चाहिए करके।
आपने कहा मजाक लग बना के रखे हुए हैं कि आप कभी भी जाएंगे कुछ भी बोलेंगे कि हमको इतना है करके। आपने पेपर के अंदर ऐड देना चाहिए था कि साहब बाईजीपुरा के अंदर ये गली के अंदर इतने फीट का रोड रहेगा, इतने मीटर का रहेगा, हरसूल के अंदर इतने मीटर का रहेगा, जालना रोड इतने मीटर का रहेगा कर। किसी को कुछ नहीं पता है। आप जा रहे हैं अपनी मर्जी के हिसाब से है, तो कोई तो भी जाता स्प्रे मारता है, ये 16 फीट, वो 14 फीट, ये 5 फीट, ये 6 फीट करके। तो आप कम से कम एक प्रोसीजर के जरिए, और इतनी उतावले क्यों हो रहे हैं भाई? ये क़यामत आने वाली है, खत्म होने वाले हैं आप पूरे के पूरे। क्या वजह है कि आप इतने सालों से ये सब चीजों को देख रहे थे अपनी आंखों से, और अचानक अंदर आपके अंदर कौन सा कीड़ा आ गया है कि नहीं साहब अब तो पूरा शहर को गिरा के फेंक डालने का है हमारे को करके। और अगर इम्तियाज जलील बोल रहा है तो इतने सारे ये जो आमदार बैठे हुए हैं इनको शर्म नहीं आ रही है कि अपने लोगों के लिए आवाज उठाए करके? आपने कम से कम है तो ये तो सोचना चाहिए कि भाई हर गरीब आदमी, गरीब क्या मिडिल क्लास आदमी भी रहो, अमीर भी रहो, हर एक को इससे तकलीफ हो रही है। आपने सितंबर के बाद है तो अक्टूबर के अंदर अब आपके पास पैसे ही नहीं है, अब आप देख लीजिएगा उसमें, अब आप रोड शुरू करवाइएगा, जो रोड तोड़े हैं आप शुरू करवाइएगा, अपना घर बेचिएगा, अपने ऑफिस से क्या क्या बेच सकते हैं बेचिएगा, लेकिन काम शुरू करवाइए, क्योंकि आपने लोगों को रोड पे लाने का काम किए हुए। लोक प्रतिनिधि भी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं, जनता की तरफ कोई जो है अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर रहा है। मेरा यही कहना है साहब, हम तो अब कुछ भी नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं। हम यहाँ के आमदारों से पूछना चाह रहे हैं, हम खासदारों से पूछना चाह रहे हैं। अरे खासदार तो इतना पावरफुल है कि सुबह है तो शराब की दुकान का एप्लीकेशन देता है और हरकत में आ जाती है पूरी गवर्नमेंट मशीनरी। इतना पावरफुल खासदार रहने के बावजूद भी वो एक मीटिंग क्यों नहीं ले रहे हैं साहब? तो मेरा यह है कि लोक प्रतिनिधियों ने भी है तो इसके ताल्लुक से हम विरोध नहीं कर रहे हैं, आपका जो तरीका है काम करने का हम उसके ऊपर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। अगर आपको डेवलपमेंट प्लान के अंदर आया है तो डेवलपमेंट प्लान क्या है, कौन से इलाके की कौन सी रोड, शाह बाजार से चंपा चौक जाएंगे, हम रोशन गेट से आने वाले हैं। लोग रात में सो नहीं रहे हैं साहब, लोगों की नींद हराम हो चुकी है कि साहब कब बुलडोजर आ जाएगा करके उसमें। आप जो आप प्रोसीजर अपना रहे इन्होंने पहले नहीं अपनाया, ये कल से पेपर चेक करने का काम कर रहे हैं, इन्होंने पहले से जो थोड़े तो एग्जैक्टली हमारा यही कहना है कि आपने जिस प्रोसीजर के जरिए 70% इलाकों के अंदर जाके आपने तोड़फोड़ कर डाले हैं, अचानक अब आपको क्या हो गया है कि अब आपको समझ में आ रहा है कि पेपर जाके चेक करने का है करके उसमें। तो ये रवैया क्यों बदला है आपका, ये भी है तो कमिश्नर साहब ने हमको बताना चाहिए। वहां पर मंदिर है, 2 मस्जिदें हैं, एक जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वहां पर पुतला है दुनिया। वहां के लोगों का ये मानना है जब तक हमको पैसा नहीं मिलेगा हम यहाँ से हटेंगे नहीं, और कई दलित समाज के लोगों ने तो आत्मदान की भी धमकी दी है। तो आपको नहीं लगता कि शहर का वातावरण कहीं ना कहीं खराब हो रहा है इसकी वजह से? देखिए, अगर डेवलपमेंट प्लान के अंदर कोई धार्मिक स्थल आता है तो कायदे कानून उसके लिए भी बड़े क्लियर स्पेसिफिक दिए गए हैं उसमें। हम भी नहीं चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई इश्यू आए करके उसमें। मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि जिस किसी का भी धर्म का अगर कोई धार्मिक स्थल अगर आ रहा है, उस एरिया के, उस मस्जिद के हो, मंदिर के हो, जिम्मेदारों ने बैठना चाहिए और उसके ऊपर क्या रास्ता निकल सकता है करके ये सोचने की जरूरत है।